शुभेंदु अधिकारी से, नंदीग्राम से पीछे चल रही है, पर इसे भी शुरुआती रुझान मानेंगे क्या? नहीं, देखिए, अभी कुछ भी कहना सही नहीं है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो सिटिंग सीएम है, जो 10 साल से सीएम रही हैं, प्राथमिक रुझान में भी पीछे उन्हें नहीं रहना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को देखें, हमने बहुत बढ़त ली है, हमने बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बहुत परिश्रम किया, और आप देखें केरला में क्या हाल है। मैं वेस्ट बंगाल से आपको केरला ले चलती हूँ, वहां पर वायनाड के एमपी हैं पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस, और फिर भी कांग्रेस पीछे चल रही है। केरला में उनकी सरकार नहीं आने वाली है। और तीसरी बात मैं आपको कह दूं कि हर जगह विपक्षी दलों ने, विशेषकर कांग्रेस ने, किसानों के मुद्दों को उठाया, लेकिन अभी वो जो मुद्दों को उठाया, मुझे लगता है वो कारगर साबित नहीं हुआ। हमारे विरोध में खड़े रहे, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुआ। तो किसानों के मुद्दे को, किसानों के आंदोलन को भी इन चुनावी नतीजों से आप जोड़ रहे हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता वो अलग अलग राज्यों में जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया था और कहा था बीजेपी को वोट ना दें। तो अभी ये अंतिम आंकड़े जो आपने बात कही है, शाम को ये बात भी मेरे जहन में रहेगी जब हम चर्चा करेंगे अपराजिता। लेकिन 151 का आंकड़ा छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है शुभेंदु अधिकारी, पर आपकी सबसे बड़ी नेता, आपकी नेत्री 8000 वोटों से नंदीग्राम से पीछे चल रही हैं। तो ये शुरुआती रुझान बहुत कुछ कह रहे हैं क्या? अभी बहुत कुछ, अभी खेला होवे, अभी खेल होना बाकी है क्या शुभंकर? संदीप जी, बिल्कुल अभी बाकी है और खेल तो अभी जारी है। और जहां तक बात रही नंदीग्राम की, नंदीग्राम में देखिए शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता थे, इसमें कोई दो राय तो थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो है उसमें वहां पे शायद ममता बनर्जी जैसी एक मजबूत दिल की कोई नेता, जो कि वहां पे जाके कहते हैं कि आप किसी के क्षेत्र में जाके जब आप ललकारते हैं, तो ये अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था और उन्होंने लिया है। और अभी तो फिलहाल ये शुरुआती दौर है साहब, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 7-8 हजार का वोट का भी अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आगे आते आते आप देखेंगे कि रुझान किस तरीके से, कैसे करके जो है भाव दूसरी तरफ जाता है। आपने हुगली की बात की, तो हुगली जैसे आपने बताया कि 30 घंटे एक तरफ बहती है, 4 घंटे दूसरी तरफ बहती है। देश में एक तरीके के एक मात्र इस तरीके की नदी है, तो इसलिए किसी भी रुझान को लेके अभी हमने तो खुशियां मनाने तो शुरू नहीं की कि अरे 151 सीट है तो साहब खुशियां मनाने शुरू कर दें, ऐसी बात तो है नहीं। तो उसी तरीके से आप देखिए नंदीग्राम में भी क्या होता है, आगे आने वाला समय बताएगा। जैसे जैसे जो और भी जो अभी गिनतियां अभी होती जाएंगी, आपको पता चलता जाएगा कि किस तरीके से रुझान किधर से किधर जा रहा है। बिल्कुल, अभी रुझान, अभी कोई सेक्युलर ट्रेंड नहीं आई है। मैं फिर से दोहरा दूं, आपने इतने चुनाव देखे होंगे, हमने इतने चुनावों का विश्लेषण किया है। पिछले कुछ सालों से एक वो ट्रेंड बन गया था कि 10:30-11 बजे आप कह सकते थे, यू कुड स्टिक योर नेक आउट, और कह सकते थे कि देखिए अब इस राज्य में हवा इस तरफ बहती दिख रही है। कुर्बान अली वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैंने पहले भी कहा इनके बाल मुझसे ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा तजुर्बा है। राजेश बादल एक और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, ये अपने बालों की सफ़ेदी छिपा लेते हैं। कुर्बान भाई मैं छिपाते नहीं हैं, पर तजुर्बा इनका भी असीम है। तो कुर्बान भाई, अभी जबकि 10:20 हुए हैं, 10:20 हुए हैं, अभी कोई सेकुलर ट्रेंड नहीं दिख रही है। अभी ये कहना कि ये तो दिख रहा है कि भाई ये बन गई बात, कम से कम पश्चिम बंगाल के लिए हम ये नहीं कह सकते। हाँ, असम में 69 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली, कांग्रेस 20 पर ही है, तो वहां कह सकते हैं कि अब ये फासला पाटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई, जब 30 राउंड की काउंटिंग हो और 2 काउंट के रुझानों पर हम बात करें तो वो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन फिर भी जो एग्जिट पोल बता रहे थे और जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले 2-2.5 घंटे में, वो हमें यही बताता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ही सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, असम में बीजेपी ही सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट ही दोबारा आ रहा है, और तमिलनाडु में डीएमके का गठबंधन। नहीं, तीसरे राउंड पर यह कहना, अभी तीसरा राउंड यानी कि 10% वोटों की गिनती हुई है मोटा मोटा अभी।
10 भी मुश्किल से कह पाएंगे, क्योंकि अभी तीसरा राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है। Exactly. वही कंप्लीट हुए हैं जिसके रुझान। जी राजेश बादल, अभी हमने पश्चिम बंगाल की तो बहुत बात की है, पर असम में जहां बहुत जोर लगाया था कांग्रेस पार्टी ने और AIUDF और बोडो पार्टी के साथ गठबंधन भी किया, जिसे हमेशा तरुण गोगोई खारिज करते रहे थे, उन्होंने गठबंधन की पॉलिटिक्स को नहीं अपनाया कि यहां पर बहुत अच्छा करेंगे। वो पहले जयपुर फिर छत्तीसगढ़ में भी MLAs को बिठाया गया था, पर ये जो आंकड़े हैं असम के, वो कहानी तो बिल्कुल कुछ और ही पलट बयां कर रहे हैं। कंफर्टेबली सरकार बनाते दिख रही है बीजेपी। मैं ये नहीं कहूंगा सर्बानंद सोनोवाल, अभी मालूम नहीं सर्बानंद सोनोवाल ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा को काम का इनाम मिलेगा। देखिए संदीप, इस वक्त जो स्थिति है, जैसे कि कुर्बान भाई ने कहा कि अभी ये दूसरा तीसरा राउंड चल रहा है और 8 से 10 राउंड अभी बाकी हैं, और इस आधार पर ये निष्कर्ष बना लेना कि कोई अभी एक गठबंधन या पार्टी आगे है, मुझे लगता है कि बहुत ही न्यायोचित नहीं होगा। लेकिन ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ उस तरह से नकारात्मक वोट नहीं था जैसे कि तमिलनाडु में हमने देखा, या अक्सर होता है कि 5 साल की हुकूमत के बाद होता है जैसे, तो वैसा तो असम में नहीं था। लेकिन अब असम में भी जो मैदानी इलाका है वो अलग है, माजुली वाला जो इलाका है वो अलग है, कुछ पहाड़ी इलाका है वो अलग है। तो जैसे कि हम बंगाल की जो बात कर रहे थे कि अलग अलग इलाकों से, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं राजेश। अब जो पश्चिम बंगाल में ताजा आंकड़ा है, अब ये बढ़ाती दिख रही है टीएमसी, 165 पर पहुंच गई है टीएमसी की बढ़त। मैं बढ़त शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। यह रुझान है, अंतिम नतीजे नहीं है। तीसरे दौर की काउंटिंग हो रही है, 30 दौर तक भी काउंटिंग होनी है, लेकिन 165 पर टीएमसी आगे, 118 पर बीजेपी। और बड़ा सीधा गणित है, अब 47 सीटों का फासला है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। सुकेश, मेरे सहयोगी सुकेश भी जुड़ गए हैं अब मेरे साथ। राजीव इशारा कर रहे थे, उन्हें शायद कुछ बताना है। राजीव इशारा कर रहे थे। 47 सीटों का फासला हो गया है, हालांकि अभी तीसरे दौर का मतदान की काउंटिंग हो रही है। संदीप, अभी मैंने तृणमूल के और ममता बनर्जी के एक बहुत ही करीबी लोग हैं, उनसे बात की। उनका ये कहना था कि अगर आप सीटों के आधार पर बंगाल में टीएमसी की सरकार बना रहे हो, तब तो बढ़त के आधार पर शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से भी जिता रहे हो। लेकिन उनका ये कहना था कि अभी आप ये चीज़ों पे मत जाओ, अभी आप ये देखो, अभी तक के मतदान के हिसाब से हमें 50% से ज़्यादा मत पश्चिम बंगाल में मिल रहे हैं। शुरुआती 3 घंटे में हमें 50% से ज़्यादा मत मिले हैं और बीजेपी को 33 से 35% वोट मिल रहा है। अगर ये वोटिंग डिफरेंस रहा तो उन्होंने हमसे कहा कि एक बार फिर से न्यूज़ 24 और चाणक्य की धमक पूरे न्यूज़ मार्केट में, पूरे न्यूज़ चैनलों में होने जा रही है। अभी मेरी बात हुई। अपराजिता रिस्पॉन्ड करेंगी। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का जो एनालिसिस था वो ये कह रहा था 180 के करीब अन्य टीएमसी। समीक्षाएं भी आई हैं। हाँ, अभी किसी भी तरह का निष्कर्ष पर पहुंचना मुझे लगता है अपरिपक्वता होगी। हम अपेक्षा करें, हम इंतजार करें। अभी तीसरा राउंड चल रहा है और अभी 30 राउंड करना है, 27 राउंड और होंगे। बिल्कुल। तो अभी कुछ भी कहना मुझे लगता है अपरिपक्वता नहीं, होगी। यहां पर अपेक्षा राजीव जो करें, कह इंतजार रहे करें। हैं, टीएमसी का खेमा दावा कर रहा है कि उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं और बीजेपी 30 से 35% मत प्रतिशत में झूल रही है। देखिए, वो तो कहेंगे, अभी हम संयम के साथ, संतुलन के साथ अपेक्षा करें। मुझे टीएमसी के जो भी हमारे भाई बहन हैं, उनको मेरा सुझाव है, अभी शांत रहें और संयम के साथ बर्ताव करें। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हम 3 से 118 पर खड़े हैं, इसे आप न भूलें। हमारी जो स्थिति थी, हम 4% थे, फिर हम 10% आए, और अगर अभी नहीं, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। 3 सीटों से 118 पर 113 आ गया है ये आंकड़ा। 170 पर टीएमसी, 113 पर बीजेपी। और राजीव कुछ बता रहे हैं। राजीव बोलिए राजीव।
संदीप सबसे पहले मैं सबसे पहले बता दूं, हमें अब मीडिया को ममता बनर्जी ने कहा कि घर के और करीब लाया जाए। पहले तो सुरक्षा की दृष्टि से हमें 20 सड़क पे बहुत दूर खड़ा किया गया था, और अब ममता बनर्जी ने कहा है कि मीडिया वालों को घर के पास बुलाओ। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अब यहाँ जो हम 200 मीटर दूर थे, ममता बनर्जी ने अपने घर के और पास मीडिया वालों को बुला लिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्या संकेत है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि टीएमसी की जो बढ़त अभी रुझानों में आ रही है वो आगे आके वैसी होगी। मैं सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि जिस मीडिया को आज यहाँ अभी काली घाट पर, आपको पता ही है जहां से सड़क से गली शुरू होती है, वहां पे रखा गया था, और अब सब मीडिया वालों को ममता बनर्जी के घर बुलाया जा रहा है। नहीं, ये तस्वीरें, ये जो सिंबलिज्म, प्रतीक होते हैं, इनके मायने बहुत होते हैं। इज देयर समथिंग दैट वी डोंट नो दैट ममता नोज? ममता मुख्यमंत्री हैं, उनके जो बूथ पर लोग हैं, क्या ऐसी जानकारी आ रही है कि वो कंफर्टेबल महसूस करने लगी हैं, इसीलिए कह रही है मीडिया को आइए, नजदीक आइए? ये ताल ठोकी जा रही है क्या तस्वीरों के जरिए? तस्वीरों का महत्व होता है। बिल्कुल। अब देखिए, इसीलिए संदीप मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाई। अब मैं आपसे एक बातें कर रहा हूं तो मैं ही यहाँ अकेला रह गया, सारे लोग अंदर चले गए और उनको नजदीक बुलाने का मतलब, और मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी के करीबी लोग ये कह रहे थे कि 2 बजे तक आपको नंदीग्राम के नतीजे में शुभेंदु अधिकारी बढ़त देते हुए मिलेंगे। जब 1,70,000 वोटों की गिनती हो जाएगी, उसके बाद आप देखना कौन बढ़त पर है, और तब जो बढ़त पे रहेगा वही नंदीग्राम जीतेगा और वही बंगाल जीतेगा। तो यहां पर अब 57 सीटों का अंतर हो गया है, तीसरा राउंड है, यह हम लगातार बता रहे हैं सुकेश। अभी 10% वोटों की गिनती हुई है। टू अर्ली, हम इतने सालों से हम साथ बैठे हैं, एनालिसिस किया है, 10:30 11 बजे तक हम कहने लगते थे एक सेकुलर ट्रेंड मिल रही है, लेकिन यहां पर यह फासला, पहली बात टीएमसी से आगे बीजेपी एक बार भी नहीं निकली है, और दूसरा ये अंतर और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है। सुकेश, नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि एक सेकुलर ट्रेंड तो सामने दिखाई दे रहा है। आप सिर्फ बंगाल के केस में ये नहीं कह सकते, आप सारे स्टेट्स में अगर जाके देखो। मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, असम में दिख रही है क्योंकि फासला इतना बढ़ गया। केरला में भी दिख रहा है, असम में भी दिख रहा है, और मैं कहूंगा बंगाल में 2.5 घंटे की मतगणना के बाद एक सेकुलर ट्रेंड दिखने लगता है। अलग अलग क्षेत्रों में छोड़ दीजिए, लेकिन मोटे तौर पर कि कौन मॉर्निंग सोज द डे 2.5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। इतना पोलराइज्ड, इतना ध्रुवीकरण हुआ इस चुनाव में, तो पॉकेट्स होंगी जहां पर बीजेपी यकायक जंप मारेगी, कुछ पॉकेट्स होंगी जहां पर टीएमसी जंप मारेगी। देखिए, ये हर चुनाव में होता है। थोड़ा अभी भी इतना ध्रुवीकरण इस चुनाव में जो देखा है अमूमन नहीं देखा जाता। जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, उससे लगता है टीवी स्क्रीन्स पे ज्यादा ध्रुवीकरण हुआ। साथ ग्राउंड पे वो ध्रुवीकरण नहीं है। अगर ग्राउंड पे वो ध्रुवीकरण होता तो ये और बड़ा क्लोज फाइट दिखाई देता। हमारे टीवी स्क्रीन पे, अखबारों में पत्रकार जिनसे हम बात करते हैं, और ये एक बात समझिए कि जो हिंदी भाषी पत्रकार है, जो नेशनल मीडिया है और जो रीजनल मीडिया है, उनके परसेप्शन में भी जमीन आसमान का अंतर मुझे इस दौरान इन चुनाव में दिखाई दिया है। जो वहां के लोग हैं वो थोड़ा इसको और जुडिशियस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को। वो पोलराइजेशन तो मानते हैं, लेकिन वो इस लेवल का पोलराइजेशन नहीं मानते हैं कि वो चुनाव को उलट पलट कर दे। तो अब मुझे लग रहा है 2.5 घंटे की गिनती के बाद अगर 170 के आसपास टीएमसी है, 110, 113, 115 के पास बीजेपी है, तो बीजेपी इस चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए, लेफ्ट और कांग्रेस को मटिया मेट करते हुए अपने लिए एक ऐसा दरवाजा खोल रही है और नॉक कर रही है बंगाल के दरवाजे पे कि वो एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स देने वाली वह एक राजनीतिक पार्टी है, वो ऑल्टरनेट गवर्नमेंट देने वाली एक राजनीतिक पार्टी है, और लोगों को उस पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा उसने अपने लिए एक जगह, एक नीचे क्रिएट कर लिया है। इतने में वो कामयाब जरूर हो गई है। तो अगर वो हार भी जाती है तब भी अपराजिता जैसा कह रही थी कि हम 3 से 113 पे पहुंचे हैं, तो इसको बहुत बड़ी विक्ट्री की तरह देखा जाएगा, न सिर्फ बंगाल में बल्कि केंद्रीय स्तरीय से की बीजेपी ने। अब बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल जीत नहीं पाती है तो अब यह आंकड़ा कि जी 3 से हम 111 या 113 पर पहुंच गए,
उसको तवज्जो दी जाएगी, या दरअसल ये हार मानी जाएगी? जितनी ये एक ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी है ना, 200 की ताल भी ठोकी गई है। कौन सा चुनाव है जिसमें ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है? आप ओवर इन्वेस्टमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने बड़ी खुलकर रैली की। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में, जब उनको शायद दिल्ली में कमान संभालनी आज चाहिए बैठकें थी, हो रही है, पहले बैठकें नहीं हुई, पहले रैलियां हो रही बैठक थी। पहले हो सकती थी। हाँ। आज भी हम लोगों के पास जो ज्यादा फोन कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, वो बेड्स के लिए हैं, वो ऑक्सीजन के लिए हैं। और वो आपने इसके लिए मैसेज वो की इसके बात लिए- कर दी। मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूं, विषयांतर नहीं, दरअसल हमारी अहम प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता इस वक्त कोरोना से हमारी जंग होनी चाहिए, चुनावी जंग नहीं। और मेरे एक अजीज मित्र हैं, पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, सरकारी अस्पताल में है, नाम लेकर मैं अस्पताल का खुलासा कर रहा हूं, LNJP में उनका ऑक्सीमीटर ही कोई लेकर उठ चला गया है। हाल यह है कि ऑक्सीमीटर जो लगा हुआ था वहां से उसे ही कोई उठाकर ले गया। आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ है ICU में। यह हमारी व्यवस्था का आलम है। 3,92,488 मामले सामने आए हैं, 3,689 लोगों की मौत हुई। सबसे बड़ा आंकड़ा है यह मौत का। मैं वही कह और रहा था। व्यवस्था हमारी दुरुस्त नहीं हो पा रही है। जिस समय आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट किया है पीएम ने, इन्वेस्टमेंट किया है अमित शाह ने, शायद उस समय जिस समय यहां पे कमान संभालनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री वहां दिखे थे। 70 रैलियां करते हुए अमित शाह वहां दिखे थे। लेकिन ऐसा कौन सा चुनाव है जहां बीजेपी ने इस लेवल पे अपनी ताकत नहीं लगाई हो? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी। शायद प्रधानमंत्री को, शायद अमित शाह को उसकी मैग्नीट्यूड ऑक्सीमीटर समझनी कोई चाहिए ले था। गया है, साथ ही साथ जो मॉनिटर होता है जहां से पता लगता है कितना ऑक्सीजन लेवल है, क्या आपकी पल्स है, वो भी नहीं चल रहा। यही व्यवस्था है हमारे तो यहाँ। ये भी एक व्यवस्था है, ये भी एक तस्वीर है, आपने- और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपने अतुल कुमार अंजान, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है इन चुनावी आंकड़ों के बीच, इन रुझानों के बीच। संदीप जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजाद हिंदुस्तान में चीखते कराहते, सिसकियां लेते हुए और मरते हुए लोगों की लाशों पर संसदीय लोकतंत्र का यह चुनाव 5 राज्यों में हुआ। हमने देखा किस तरह से लोग सिसक रहे हैं। अभी आपने वर्णन किया। इस बीच पिछले 1 सप्ताह के अंदर 17 पत्रकार हमारे बीच से चले गए, नामी गिरामी पत्रकार चले गए। अरे यहां तो पद्मश्री प्राप्त लोग चले गए जिनको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। और मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूं, जो सबसे बड़ा नंबर 2 का स्थान है देश में कोरोना का। यहां अस्पताल से प्राइवेट सिलेंडर लोग ले जा रहे हैं और लगा रहे हैं अपने मरीजों को। प्राइवेट सिलेंडर चोरी हो गए। नामचीन UNI के पत्रकार वरिष्ठ, यहां पर उसके ब्यूरो चीफ थे जोशी जी, वो हिमांशु जोशी जी अस्पताल में पड़े हुए थे, सरकारी अस्पताल में। 27,000 रुपए उनका कार्ड, उनका मोबाइल लेके चले गए, उनका देहांत हो गया। ये मर्मांतक स्थिति है। इस मर्मांतक स्थिति में पश्चिम बंगाल में और कई जगहों पर आप राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, कौन कितना आगे है। लेकिन याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में अपहरण की राजनीति करती है। अपहरण की राजनीति होगी और TMC आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है, आसपास होंगे। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, अपहरण की राजनीति होगी और अपहरण की राजनीति के ठेकेदार कलकत्ता बैठ गए हैं। पहुंच जाएंगे, खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, क्योंकि 200 के पार अगर नहीं तो सरकार तो बनानी है। देश की सांसें अटकी हुई हैं, ऑक्सीजन की कमी है, पर आपकी ऐसी सांसें तो स्थिति पूरी में- तरह से उखड़ गई हैं पश्चिम बंगाल में। जो 34 साल जहां पर आपने राज किया, आज आपका गठबंधन की हाँ, बात मेरी कर रहा उखड़ हूं, जिसमें ISF और कांग्रेस भी शामिल है। 292 में से 3 पर बढ़त बना रहे हैं अतुल कुमार अंजान। हां संदीप जी, जश्न मनाइए कि हमारी सांसें उखड़ गई हैं। लेकिन इस बात पर भी यकीन कीजिए कि 34 साल तक हमने सबको सांस लेने का अवसर दिया है। देश में सिर्फ बंगाल में उखड़ गए तो तमिलनाडु में हमारा मोर्चा जीत रहा है। इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे कि बढ़त बनाए हैं केरल में। दूसरी बार इतिहास बन रहा है केरल में। अगर जीत गए हम, अभी मैं कहता नहीं, लेकिन बढ़त तो बनाए नहीं हुए साफ हैं। दिख रहा तो है। इसलिए सांसें 140 उखड़ रही सीट हैं या वहां नहीं उखड़ पर। रही हैं लोकतंत्र जादुई में। आंकड़ा लेकिन देश 71 की का है सांस अतुल उखड़- कुमार अंजान। संदीप जी, अभी आपने 85 कहा, सीटों पर देश आपने बढ़त बनाई है। उखड़ गई। देश की सांस उखड़ गई। नहीं, हाँ। 85 सीटों पर आपने बढ़त बनाई हुई है
और तो सत्ता क्या का हो गया? सूटकेस वहां पर अभी हर हम 5 उस साल पर में ट्रांसफर जश्न नहीं होता मनाना है, चाहते। उस परंपरा को तोड़ा है वहां अभी हम पर जश्न नहीं मनाना चाहते। पिनराई विजयन ने। अभी हम जश्न नहीं मनाना चाहते, कुछ कहना नहीं चाहता। हम कुछ कहना नहीं चाहते, जश्न मनाना नहीं चाहते। जब तक तेरही का संस्कार नहीं होगा तब तक गमी का दौर है।